अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सेल्स टैक्स में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो है वो मेरे से पूछा जा रहा था कि सर, सेल्स टैक्स के अंदर स्टेशनरी जो है, पेंसिल, इरेजर्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ये एग्जेम्प्ट भी हैं और जीरो रेटेड भी हैं, यानी इनका टैक्स रिफंड भी हो जाता है। ये दोनों में इसका होने का मकसद क्या है, ये जरा हमें समझाइएगा। इसको काफी दफा मैंने एड्रेस तो किया, लेकिन मुझे इस बात की जरूरत महसूस हुई कि मुझे अब इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि इसके अंदर जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हों। देखिए, सेल्स टैक्स के अंदर हमें जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि सेल्स टैक्स का मॉडल है क्या, और एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड में क्या फ़र्क होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो जीरो रेटेड गुड्स, जो एग्जेम्प्ट गुड्स होती हैं, उसके ऊपर सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है और उसका बर्डन कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट नहीं होता। यहाँ पर ये बात भी आपको मैं बताता चलूँ कि सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बर्डन चलता 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 एंड कंज्यूमर पे शिफ्ट होता है। यानी जो इम्पोर्टर है उसका बर्डन वो मैन्युफैक्चरर पे शिफ्ट करेगा, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के ऊपर, होलसेलर जो है वो रिटेलर के ऊपर, और रिटेलर जो है वो एंड कंज्यूमर पे। बाकी सभी लोग जो हैं इसमें से वो निकल जाते हैं, वो बर्डन, और जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो सेल्स टैक्स के मॉडल में अपना बर्डन नहीं लेते। इसलिए अगर गवर्नमेंट उसके बर्डन को शिफ्ट ना करना चाहे तो गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट ये करती है कि उन आइटम्स को फिफ्थ शेड्यूल जीरो रेटेड गुड्स में लिख देती है। जीरो मीन जीरो, तो एग्जाम्प्ट मीन भी जीरो। फर्क बेसिक ये होता है कि जब आप एग्जाम्प्ट गुड्स में डील करते हैं तो उसके ऊपर जो आपने टैक्स ऑलरेडी पे किया होता है वो खत्म हो जाता है, आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। जबकि जीरो रेटेड गुड्स के अंदर जो अच्छी चीज ये है कि जो भी टैक्स आपने दिया होता है वो गवर्नमेंट आपको वापस करती है। ये जीरो रेटेड का ये मॉडल है। इसमें बेसिक एक आइटम जो है वो तो है आपकी एक्सपोर्ट। सबसे बेसिक कोई भी आइटम पाकिस्तान से आप एक्सपोर्ट करें तो वो आपकी क्या बन जाएगी, जीरो रेटेड वो बन जाएगी। राइट। तो अभी हमने ये चीज को अंडरस्टैंड करना है और उसको सीखना है कि जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट गुड्स में ये पेंसिल्स, शार्पनर, इरेजर, जियोमेट्री बॉक्स, ये चीजें क्यों लिखी गई, इसका मकसद क्या है। सिक्स में होना और फिफ्थ में होना, यानी इस ये एग्जाम्प्ट भी हैं और जीरो रेटेड भी हैं, ये क्या चीज है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए एक प्रेजेंटेशन है, वो मैंने जो है वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। राइट। उसके लिए जरा मैं अपनी स्क्रीन शेयर आपके साथ कर लूं। ये देखिएगा, ये आपके साथ जो है मेरी इस वक्त स्क्रीन शेयर हो रही होगी। इसमें जो चीज़ आपको नोट करनी है वो ये है। मेरा नाम असल में आपका, मैं अपना तारुफ पुराना भूल गया कि मेरा नाम डॉक्टर इमरान शहजाद है और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। अच्छा जी, अब जरा इसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये है क्या क्या। पेंसिल्स, शॉर्पनर्स वगैरह के ऊपर क्यों जो है ये टैक्सेस एग्जाम्प्ट भी हैं और जीरो रेटेड भी हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसके ऊपर चलते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, हम इसमें करेंगे क्या क्या, सीखेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम जो पहली चीज़ है वो सेल्स टैक्स की बेसिक एक इलस्ट्रेशन को सीखेंगे। फिर हम एग्जाम्पशंस और जीरो रेटिंग ऑफ गुड्स को लेकर चलेंगे। राइट। ठीक है। और फिर उसके बाद एग्जाम्पशन एंड जीरो रेटिंग ऑफ गुड्स को सीखेंगे हम। और फिर ये एग्जाम्पशन डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जो है
इनके इश्यूज क्या है, मसला क्या है इनको, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम स्टेशनरी का जीरो रेटिंग होना, यानी स्टेशनरी के ऊपर टैक्स का रिफंड होना और इसका एग्जेम्प्ट होना और उसकी रीजन और उसकी एग्जांपल्स देंगे कि ये क्यों इस तरह से है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं आपको, ताकि उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग वो हो सके। देखिए, सेल्स टैक्स के अंदर जो बेसिक मॉडल नॉर्मल केस क्या है कि आपने चीज़ें बेची 1 लाख रुपए की मिसाल के तौर के ऊपर, और अज्यूम करें कि हमारा टैक्स रेट जो है वो 18% है। तो आप लोगों से 18,000 रुपीज़ यानी 1 लाख रुपए का 18% लेंगे, और अज्यूम करें कि आपने ये जो गुड्स परचेज की थी वो 80,000 की परचेज की थी, और आपने इसके ऊपर 18% टैक्स दिया होगा। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आप क्या करते हैं कि आपने जो लोगों से टैक्स लिया होता है उसमें से वो टैक्स जो दिया होता है वो माइनस करते हैं, और बैलेंस आप डिपार्टमेंट को पे करते हैं। इस तरह से आप अपना टैक्स लोगों से रिकवर कर लेते हैं। ये मंथली बेसिस पे हम काम कर रहे होते हैं। ये तो था नॉर्मल केस। अगर गुड्स एग्जेम्प्ट हो जाएं, यानी आपने जो चीजें परचेज की थी, जो रॉ मटेरियल था वो तो टैक्सेबल था, लेकिन जो चीज बना दी आपने वो एग्जाम थी। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि आपने पेपर परचेज किया 80,000 का, मैं मिसाल दे रहा हूँ। इंक परचेज की, कुरान पाक के लिए, पेपर की एग्जांपल रहने दें। इंक आपने परचेज की 80,000 के लिए, या रॉ मटेरियल आपने लिया। अब आपने उसके ऊपर टैक्स तो दे दिया है, लेकिन ये गुड्स क्या हो गई, वो एग्जाम्प्ट हो गई। जब ये गुड्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगी तो आपका जो टैक्स आपने पे किया हुआ है वो आपको रिफंड नहीं मिलता, ना एडजस्ट होता है, ना आप लोगों से ले सकते हैं। जो गुड्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगी वो टैक्स आप अगर किसी से रिकवर नहीं कर सकते, ना डिपार्टमेंट आपको वापस करेगा। तो मजबूरन आपको क्या करना पड़ेगा, ये टैक्स अपनी कॉस्ट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आप छोड़ेंगे तो नहीं ना। ठीक है। इस केस में देखिएगा कि आपने 1 लाख रुपए की चीजें थी, आपने ये जो टैक्स था ना, जब वो चीजें बेची तो आपने उससे रिकवर कर लिया था पहले केस के अंदर। यहाँ चूंकि गुड्स एग्जेम्प्ट हैं आपकी जिसमें आप डील कर रहे हैं, लिहाजा ये सेल्स टैक्स जो है वो आप ना तो किसी से लेंगे, और जो टैक्स आपने इसके ऊपर दिया हुआ है वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। ये दो चीजें जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो इसलिए मजबूरन आप क्या करेंगे कि आप अपनी कॉस्ट का हिस्सा इसको बना दें। एक बात हो गई। आगे चलते हैं। अब देखिएगा कि वो आइटम जिनके ऊपर गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसका बर्डन शिफ्ट ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, देखें। उसके लिए गवर्नमेंट ये करती है कि उन चीज़ों के ऊपर जो आपने टैक्स दिया होता है वो क्या करती है, आपको रिफंड देती है। मिसाल के तौर के ऊपर जैसे आपने एक्सपोर्ट कर दी, राइट, कुछ ऐसी आइटम्स बेच दी, पेंसिल बेच दी, कुछ ऐसी चीज़ें बेची, मिसाल दे रहा हूँ, वो आपकी बन गई। अब आपने 1 लाख की बेच दी, टैक्स आप दे चुके हो इसके ऊपर 18%, 14,400। अब आप लोगों से टैक्स लेंगे नहीं, अदर क्या होगा कि ये जो अमाउंट है ये आपकी रिफंड में चली जाएगी। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देखिएगा कि बेसिक डिफरेंस ये है इन दोनों के अंदर कि यहाँ पर आपकी अमाउंट जो है वो आपका की जो है वो आपके ऊपर बर्डन नहीं बन रही, आपकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन रही, बल्कि क्या है कि गवर्नमेंट आपको रिफंड कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट आपको रिफंड कर रही है तो आप चीजें बेच रहे हैं 1 लाख रुपए की। अच्छा, अब देखिएगा इन दोनों केसेस में डिफरेंस देखिएगा। इसके अंदर नॉर्मल केस के अंदर ये बर्डन हर पर्सन दूसरे के ऊपर शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट होता होता किस पे चला जाएगा, ये एंड कंज्यूमर पे चला जाएगा। इस केस के अंदर जो मैन्युफैक्चरर होगा, राइट, वो क्या करेगा कि अपना ये बर्डन कॉस्ट का हिस्सा बना देगा। तो इससे क्या पता चला कि नॉर्मल केस और एग्जाम्प्ट केस के अंदर बर्डन शिफ्ट होता है, नॉर्मल में टोटल शिफ्ट हो जाता है, और एग्जाम्प्ट गुड्स के अंदर उसका कुछ हिस्सा गुड्स एग्जाम्प्ट गुड्स बनने तक जो है वो हिस्सा एंड कंज्यूमर तक शिफ्ट हो जाता है, और जीरो रेटेड में ये शिफ्ट नहीं होता। ये तो बेसिक एग्जांपल मैंने आपको समझा दी जो आपको अब समझ आई है। तो इससे हमें ये बात समझ आई। मिसाल के तौर के पर आपको मैं एक और चीज जो है वो मैं बताता हूँ मैं। अ, अब देखिएगा, एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ।
एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कुरान पाक है, गवर्नमेंट ने कुरान पाक को एग्जाम कर दिया, लोग खुश हो गए कि जी कुरान पाक एग्जाम हो गया। लेकिन इशू क्या बना? इशू ये बना कि उसका पेपर अगर एग्जाम नहीं हुआ, उसकी इंक एग्जाम नहीं हुई, उसकी प्लेट्स एग्जाम नहीं हुई, उसकी इलेक्ट्रिसिटी अगर एग्जाम नहीं हुई, तो क्या होगा कि लोगों ने क्या किया, उसका जो सेल्स टैक्स पे किया हुआ था वो कुरान पाक की कॉस्ट में ऐड कर दिया। तो गवर्नमेंट ने उसके बाद उसके पेपर को भी एग्जाम कर दिया। ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ अपने टॉपिक पे जाने से पहले। चलें अब हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब इशू जो है वो जरा देखिएगा कि इशू क्या है, मसला हमारे साथ जो है वो क्या चल रहा है। मसला जो है वो ये है, अगर इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है, अगर तो डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल गुड्स को क्या कर दे, टैक्सेबल एग्जाम कर दे, राइट, तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, उसका बर्डन उसके अंदर शिफ्ट हो जाता है। पहले ये बात को तसल्ली से समझिएगा। हम सिर्फ रिफंड के केस को पहले कंसिडर करते हैं। मैं कहता हूं कि जो पेंसिल्स हैं वो गवर्नमेंट ने क्या कर दी, एग्जाम्ड कर दी। मिसाल के तौर के ऊपर, हम अगर गवर्नमेंट पेंसिल को एग्जाम करती है तो इसमें लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, इसके अंदर ग्रेफाइट इस्तेमाल हो रहा है, इसके अंदर बिजली का इस्तेमाल होगा, तो वो बर्डन पेंसिल के ऊपर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको इसको क्या कर दिया, मिसाल के तौर पे जीरो रेटिंग में डाल दिया कि ये जो है वो क्या है, जीरो रेटेड है। मिसाल दे रहा हूँ, पेंसिल्स क्या है, जीरो रेटेड। अब जरा समझिएगा, जब पेंसिल जीरो रेटेड है तो लोग क्या करेंगे कि जब ये वो टैक्स पे करेंगे इसके रॉ मटेरियल के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, आए दिन पेंसिल चूंकि जीरो रेटेड है वो जाएंगे और डिपार्टमेंट से क्या करेंगे, मुझे पैसे दे दें। यानी एक तरफ से पैसा देंगे, टैक्स देंगे, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट से रिफंड लेते रहेंगे। ये एक सिलसिला चलता रहेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि उसने पेंसिल्स, शॉर्पनर, अरेजर्स को फिफ्थ शेड्यूल में भी डाल दिया, और साथ कहा कि इसका रॉ मटेरियल जो है वो भी जीरो रेटेड हो जाएगा। थोड़ा सा अब टेक्निकल इशू जो है वो हमारे पास वो आ रहा है। यानी जो पेंसिल है ये क्या है, जीरो रेटेड है, आप सप्लाई करेंगे। अब आप जो है वो सॉरी, इसको आप जो है वो बनाएंगे, तो जो जो इसके अंदर चीजें भी आप लेंगे वो भी जीरो रेटेड होंगी। यानी आप जब ये पेंसिल बनाएंगे, जरा सुनिएगा, आप जब ये पेंसिल बनाएंगे, इसके लिए आप लकड़ी परचेज करेंगे, इसके लिए आप ग्रेफाइट परचेज करेंगे, राइट, इसके लिए कलर इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए कुछ स्टील इस्तेमाल करेंगे उसको लगाने के लिए। वो सारी आइटम जो हैं आप जिनसे लेंगे वो आपसे टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि जीरो रेट होगी। यानी जो मेन प्रोडक्ट है वो भी जीरो रेटेड हो गई और उसका रॉ मटेरियल भी जीरो रेटेड हुआ। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा आपको ये हुआ कि अब आपने चूंकि टैक्स रॉ मटेरियल पे दिया ही नहीं है, राइट, जब आपने उसको आगे सेल कर दिया तो टैक्स रिफंड भी नहीं होगा, यानी डिपार्टमेंट की जान आपसे छूट गई। ठीक हो गया। आपका मसला क्या था कि डिपार्टमेंट आपको रिफंड नहीं देता, आपको उनकी मिन्नतें समाजित करनी पड़ती है। डिपार्टमेंट का ये इशू था कि यार ये लोग एक चीज बना रहे हैं और हमारे सर पे चढ़े रहते हैं। उन्होंने क्या किया कि कहा कि जो लोग पेंसिल्स बनाते हैं, शॉर्पनर बनाते हैं, अरेजर्स बनाते हैं, जब वो इसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, जब वो परचेज करेंगे, तो उस वक्त उनका टैक्स नहीं उनसे लिया जाएगा, उनका टैक्स उनसे नहीं लिया जाएगा। ये मैं आपको मिसाल दूं। इससे डिपार्टमेंट का तो एक फायदा हो गया कि उनकी जान छूट गई कि लोग आए दिन उनके सर पे चढ़े रहते हैं कि साहब हमें हमारा रिफंड करें, हमारा रिफंड करें। लेकिन डिपार्टमेंट को एक इशू भी आ गया। डिपार्टमेंट का इशू क्या है, डिपार्टमेंट का इशू कि लोगों ने फेक काम करने शुरू कर दिए, जाली काम करने शुरू कर दिए। वो क्या, देखें, जाली काम उन्होंने ये करने शुरू कर दिए कि मैं मिसाल के तौर पे, ये आपको पीछे पेंसिल नजर आ रही है, मैं किसी से वुड परचेज करता हूँ, लकड़ी परचेज करता हूँ और कहता हूँ मैंने पेंसिल बनानी है, हालांकि मैंने पेंसिल तो बनानी नहीं है। उस शख्स को मैंने कहा मैं पेंसिल का मैन्युफैक्चरर हूं तो लिहाजा आपने मेरे से टैक्स नहीं लेना। उसने मेरे से नहीं लिया।
लेकिन वो लकड़ी मैंने आगे बेच दी, बनाई नहीं, पेंसिल नहीं बनाई, ये डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ ये, राइट। उसके लिए डिपार्टमेंट ने कुछ मेजर्स लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है, कैसे डिपार्टमेंट इसको जो है वो लेकर वो चल रहा है। ठीक है, चलें जी, एक बात आपको क्लियर हो गई कि डिपार्टमेंट ने क्या किया। डिपार्टमेंट का इशू ये था कि लोग ऐसा ना हो कि हम इसका रॉ मटेरियल एग्जाम्प्ट कर दें इस प्रोडक्ट का, और लोग ये हरकत करें कि उसके रॉ मटेरियल को लेके बजाय पेंसिल बनाने के वो किसी और जगह इस्तेमाल करें या उसको मार्केट में बेचना शुरू कर दें। ये इनका इशू था, लोगों का इशू ये था कि हमें इसके अगेंस्ट रिफंड नहीं मिलता। ठीक है जी, अब चलते हैं जरा इसकी एग्जाम्पल के ऊपर, इसके टेक्स्ट के ऊपर, कि हमें लॉ जो है वो इसके रिगार्डिंग क्या फरमा रहा है, मैं उसको देखता हूँ। जीरो रेटिंग ऑफ गुड्स जो है हमारे पास सीरियल नंबर 12 है ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो आइटम लिखी जाएंगी वो टैक्स से क्या हो जाएंगी, एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। द फॉलोइंग गुड्स एंड द रॉ मटेरियल्स, ये सीरियल नंबर 15 ऑफ फिफ्थ शेड्यूल सेल्स टैक्स का मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें ये बात लिखी हुई है। द फॉलोइंग गुड्स, फॉलोइंग गुड्स देखिएगा कौन सी, कलर्स हैं, राइटिंग, ड्राइंग्स एंड मेकिंग इंक्स हैं, इरेजर्स हैं, एक्सरसाइज बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं, पेंसिल, पेन, बॉल पेन, ये वाली आइटम। मकसद क्या था कि जब हम इन आइटम्स को जीरो रेटेड कर देंगे तो इनका बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट नहीं होगा, इनका बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने टैक्स दिया होगा तो आपको वापस मिल जाएगा, ये इसकी कंडीशन है। द फॉलोइंग गुड्स एंड द रॉ मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल्स, सब कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, सब assemblies एंड assemblies, इंपोर्टेड और परचेस्ड, आप इंपोर्ट करेंगे या परचेज करेंगे लोकली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सेड गुड्स, इन गुड्स के बनाने के लिए। अगर आप रॉ मटेरियल, असेंबली भी तो हो सकती है ना, शॉर्पनर है तो उसका आप क्या कर रहे हैं, तो उसका ब्लेड आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उसका प्लास्टिक यहाँ से बनाते हैं, उसका जो ऊपर स्क्रू है वो भी आप इंपोर्ट करते हैं। तो आपको दो जगहों पर टैक्स 0% होएगा। नंबर वन, इंपोर्ट के टाइम के ऊपर आप कहेंगे इसके साहब मैं ये बनाता हूँ, आप क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये देखिएगा क्या कर रहे हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो आप जो हैं इंपोर्ट कर रहे हैं वुड को, ग्रेफाइट को इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, आप स्क्रू इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज जो इन आइटम्स में इस्तेमाल हो रही है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपसे डिपार्टमेंट टैक्स नहीं लेगा, नंबर वन। नंबर टू, या ये आप परचेज करेंगे लोकली, तो जिस शख्स से आप परचेज करेंगे अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको जीरो रेटेड इनवाइस देगा और वो डिपार्टमेंट से रिफंड ले लेगा इसका। ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, पहली बात तो ये हो गई कि इन चीजों को इंपोर्ट करना या परचेज करना, ये फिफ्थ शेड्यूल में है। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर इसकी सप्लाई का कहीं नहीं लिखा हुआ, दोबारा सुनिएगा, फिफ्थ शेड्यूल में इसकी सप्लाई का नहीं लिखा होगा, ये यहाँ पर ये चीज मेंशन है। ठीक हो गया, तो ये चीज गवर्नमेंट ने कह दी कि आप इंपोर्ट करें या लोगों से परचेज करें, आप मैन्युफैक्चरर हैं अगर इन आइटम्स के, तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और इशू जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी कि लोग यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं, लोग यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं कि वो चीज़ों को खरीद के उसका इनपुट जो है वो उस आइटम्स में इस्तेमाल नहीं करते। रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल तो परचेज करते हैं, टैक्स देते नहीं हैं और आगे उनको ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, राइट, या किसी और पर्पज के लिए यूज करते हैं, जिससे टैक्स चोरी होना शुरू हो जाता है। उसके लिए लॉ ने क्या किया है कि जो हमारे इन सेल्स टैक्स के रूल्स हैं, सेल्स टैक्स का रूल है 152, उसके अंदर कंडीशंस और लिमिटेशंस लगा दी हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है आईओसीओ, इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है ये आईओसीओ। ये ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने का ये मकसद है कि ये फैसला करे कि अगर इस साहब ने पूरे साल के अंदर 1 मिलियन पेंसिल्स बनानी है, इसको लकड़ी कितनी चाहिए, इसको ग्रेफाइट कितना चाहिए, इसमें लेबर कितनी इस्तेमाल होगी, इलेक्ट्रिसिटी कितनी इस्तेमाल होगी, यूटिलिटीज कितनी लगेंगी, इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है।
तो जो लोग इंपोर्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन के थ्रू कमिश्नर को ये उसकी अप्रूवल ले लेते हैं कि जी आप मेरी ये रेशो है, आप मुझे इसकी इजाज़त दे दें। अब जब उसको इजाज़त मिल जाती है तो फिर जब वो इंपोर्ट करता है तो उतना रॉ मटेरियल उसने जो अपनी एनुअल कंजम्पशन बताई होती है उसके ऊपर उससे टैक्स नहीं लिया जाता। इसी तरह जब वो किसी वेंडर के पास जाता है जो जिसको इसको चूंकि अप्रूवल मिल चुकी होती है, तो वो वेंडर को जब ये अपना वो दिखाता है अपनी अप्रूवल, वो वेंडर भी इसको जीरो रेटेड इनवाइस देता है और वो अपना टैक्स रिफंड करवा लेता है। ये चीज इनके साथ बन जाती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। IOCO ये ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अगर कमिश्नर को शक हो कि यार ये बंदा ठीक नहीं कह रहा, फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को ये कहता है कि आप जरा इसको असेस करें कि क्या ये ठीक कह रहा है, इसको ये चीज़ें इतनी मिलनी चाहिए, क्या ये इंपोर्ट कर सकता है, अपना जो है ना ये जजमेंट दें आप। बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर के ऊपर आपके 1 फुट जो स्क्वायर फिट है उसमें से लेट्स सपोज 200 पेंसिल्स बनती है, मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर आप 1 लाख पेंसिल्स बनाना चाहते हैं तो कितना आपको जो है वो स्क्वायर फीट चाहिए, वो ये ऑर्गेनाइजेशन बताएगी। वेस्टेज को भी डिसाइड करती है। इसका फंक्शन ये वाला। ये बात क्लियर होगी आपको कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद वो ये बताना है कि इस जो नई प्रोडक्ट बन रही है इसकी रेशो क्या होगी, इसमें से असेंबली कितनी होगी, कितनी कितनी आइटम जो है इसके अंदर वो लगेंगे। यानी इन कंडीशंस का पूरा करना लाजमी है। मकसद कहने का ये बतानी है, स्लाइड का मकसद ये है कि आप इन सेक्शन जो रूल है 152 उसको आप फॉलो करेंगे, तब जाके आपको जो है वो जीरो रेटिंग के ऊपर आप फॉलो करेंगे। अच्छा, अब अगली चीज देखिएगा जरा, जो समझने वाली है वो ये है कि एग्जाम्पशन ऑन स्टेशनरी आइटम जो हैं वो 6 शेड्यूल में वो भी यही आइटम लिखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड देखिएगा, इंपोर्ट्स और सप्लाईज। यहाँ रॉ मटेरियल का वर्ड नहीं है। यहाँ ये आइटम्स अगर आप इंपोर्ट करेंगे, आप पेंसिल्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अरेजर्स करते हैं, एक्सरसाइज बुक्स करते हैं, पेंसिल्स करते हैं, तो इंपोर्ट के टाइम के ऊपर ही एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? अब चूंकि ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, आपने ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्स नहीं दिया हुआ, जब आप इसको आगे सेल करेंगे तो वो एग्जाम्प्ट होंगी। तो इस तरह से बर्डन भी आगे शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा जैसे सप्लाईज लिखा हुआ है, ये सप्लाई कौन करेगा? या तो वो इंपोर्टर है या वो मैन्युफैक्चरर है। राइट? ऐसे ही है ना, या वो ट्रेडर है, तीसरी बात भी कर लें। अगर वो ट्रेडर है, अगर उसने किसी से पेंसिल परचेज की है तो एग्जाम्प्ट, और उसने वो पेंसिल आगे क्या कर दी, सेल कर दी, तो उसने ना टैक्स दिया ना लिया। पीछे आ जाए मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर को अगर आप देखते हैं, मैं स्लाइड बंद करके आपको समझाता हूँ, जरा बात जरा मेरी गौर से सुनिएगा। देखें, 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पेंसिल बेचने वाला या तो ट्रेडर होगा, या मैन्युफैक्चरर होगा, या इंपोर्टर होगा। चलें ऐसे चलते हैं। पहले नंबर पे इंपोर्टर जो है, इंपोर्टर ने इंपोर्ट की तो एग्जाम्प्ट, फिनिश फॉर्म के अंदर एग्जाम्प्ट हो गई ना। तो जब आगे वो सेल करेगा तो वो एग्जाम्प्ट होगी, लिहाजा बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ। पेंसिल्स में देखिएगा, मैन्युफैक्चरर के केस में, मैन्युफैक्चरर जो है जब वो पेंसिल्स को, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बाकी आप खुद बना लीजिएगा। वो पेंसिल्स के लिए क्या करता है, लकड़ी परचेज करता है या इंपोर्ट करता है, ग्रेफाइट, और इसका जो भी बाकी इसकी आइटम जो है रबड़ वगैरह जो है वो लेता है मिसाल के तौर के ऊपर। तो वो अगर इंपोर्ट करेगा तो वो जीरो रेटेड होगी, टैक्स नहीं देगा। और अगर लोकल परचेज करेगा तो उसको भी टैक्स नहीं देगा क्योंकि जीरो रेटेड है उसका रॉ मटेरियल। तो इस तरह से जब ये अगर सप्लाई करेगा तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। यानी जब ये इसका रॉ मटेरियल बाय करेगा तो ये 5th शेड्यूल में है, जब आगे सप्लाई करेगा तो ये 6th शेड्यूल में चला जाएगा, क्योंकि 5th शेड्यूल में सप्लाई का वर्ड नहीं है। 2 आइटम्स हो गई। ट्रेडर को देखें। अब जो ट्रेडर है ये या तो मैन्युफैक्चरर से आइटम लेगा या इंपोर्टर से लेगा, दोनों से लेगा ना। अब जब ये लेगा तो चूंकि एग्जाम्प्ट है, इसने टैक्स नहीं दिया, इसने उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया हुआ, पीछे से बर्डन भी शिफ्ट नहीं हुआ हुआ, ये भी आगे बेच देगा। तो इस तरह से तीनों तरीकों से, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, अगर ये तीनों चीजें पेंसिल्स, इरेजर्स, शॉर्पनर, पेन, बॉल पॉइंट्स वगैरह सेल करेंगे तो असूलन जो है वो सेल्स टैक्स का बर्डन आगे शिफ्ट
नहीं होगा। चलें अब इसको एक मिसाल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि हमारा वो क्लियर हो चीज। देखिए जी, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, पेंसिल लिमिटेड इंपोर्टेड वुड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंसिल्स। उसने वुड इंपोर्ट की। पीएल डिक्लेयर्ड इट्स एनुअल प्रोडक्शन ऑफ पेंसिल्स अलोंग विद द इनपुट आउटपुट रेशियो टू द कमिश्नर। इसने कमिश्नर को बता दिया कि साहब मेरी इतनी टोटल कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, और उसके लिहाज से ही मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। एंड द कमिश्नर अप्रूव दिस रेशियो। उसने कमिश्नर कहा जी ठीक है, उसको लेटर मिल गया, उन्होंने फॉर्म जमा करवाया और फारिग। नो सेल्स टैक्स शैल बी चार्ज बाय द डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। ये मैंने बता दिया कि वो 5th शेड्यूल के अंदर उसने इंपोर्ट कर दी। पीएल ऑल्सो परचेज ग्रेफाइट फ्रॉम अ लोकल रजिस्टर्ड सप्लायर्स। रजिस्टर्ड सप्लायर, ये सप्लाईज गलत लिखा गया। द वेंडर ऑफ ग्रेफाइट विल इशू अ जीरो रेटेड इनवॉइस टू पीएल। अब जिसने उसको ग्रेफाइट बेचा, ग्रेफाइट एग्जाम तो नहीं, वो तो टैक्सेबल है, लेकिन इसने इनको इसको बता दिया कि साहब मैं जो है वो 12th जो है वो सीरियल नंबर 12 5th शेड्यूल के अंदर फॉल कर रहा हूँ, और इसका रॉ मटेरियल जीरो रेटेड है, आप मेरे से टैक्स ना लें। वो जीरो रेटेड इनवाइस करेगा, और वो टैक्स क्या करेगा, डिपार्टमेंट से रिफंड ले लेगा। The vendor of the graphite will issue a zero rated invoice to the PL, and the vendor will take refund of the sales tax paid on the graphite. तो जिस शख्स ने इसको ग्रेफाइट बेचा उसने तो टैक्स दिया होगा, वो रिफंड ले लेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, रिफंड ले लेगा। आपको ग्रेफाइट बगैर सेल्स टैक्स के मिल गया, आपने पेंसिल में लगाया, लकड़ी ली, बाकी जो भी आइटम थी लगाई, पेंसिल बना ली आपने। पीएल सोल्ड दीज पेंसिल्स टू लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, पेंसिल ट्रेडर लिमिटेड एक और कंपनी है पीटीएल, उसको आपने बेच दी। These pencils are now exempt from sales tax and no sales tax is paid by the PTL। आपने जो पेंसिल लिमिटेड है, पीएल लिमिटेड है, उसने आगे पीटीएल को बेच दी, एक ट्रेडर को बेच दी या डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दी कि नहीं जी आप ये पेंसिल ले लें, तो उससे सेल्स टैक्स उसने नहीं लिया। Since PL did not pay any sales tax on the raw materials, no refund can be claimed from the sales tax department। क्योंकि इसने लकड़ी पे भी टैक्स नहीं दिया, ग्रेफाइट पे भी टैक्स नहीं दिया, लिहाजा अब ये आगे से सेल्स टैक्स रिफंड भी क्लेम नहीं करेगा, जीरो हो गया। चलिए ठीक होगी बात, समझ आई? मैं दोबारा इसको जरा क्लियर कर दूं आपको कि एक साथ एक कंपनी है, उसने लकड़ी इंपोर्ट की और लोकल उसने ग्रेफाइट ले लिया, दोनों चीजों को मिला के इसने पेंसिल्स बना दी। जब इंपोर्ट किया तो ये जीरो रेटेड थी, 0% टैक्स दिया, खत्म। लोकली इसने ग्रेफाइट लिया, उस पर भी 0% टैक्स दिया, इसका कोई टैक्स बर्डन इस पे, दोनों आइटम्स पे सेल्स टैक्स नहीं आया, इसने वो चीजें आगे सेल कर दी। ठीक है, जब सेल की तो वो एग्जाम्प्ट थी, इसने टैक्स लिया भी नहीं, तो बर्डन आगे शिफ्ट नहीं हुआ। आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे देखिएगा कि हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल में, अब आगे जी, पेंसिल ट्रेडर लिमिटेड पीटीएल बॉट 5,000 पेंसिल फ्रॉम पीएल। अब ये साहब आ गए एंड सब्सिक्वेंटली सोल्ड देम इन द लोकल मार्केट, और इनको लोकल मार्केट में बेच दिया। पीटीएल नीदर इनकर्ड एनी सेल्स टैक्स, एक्सपेंस लिखा गया है, नॉर रिसीव्ड एनी सेल्स टैक्स फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शन। ना इसने पे किया, ना इसने आगे से लिया, और ये बात क्या होगी, आगे शिफ्ट नहीं हुई। फर्दर मोर पीटीएल इंपोर्टेड 10,000 पेंसिल्स फ्रॉम चाइना, राइट। नो सेल्स टैक्स वर लेविड एट द इंपोर्ट स्टेज। अब इसने इंपोर्ट भी की पेंसिल्स, खुद इंपोर्टर भी है, बिकॉज दीज आइटम्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स। और ये आइटम्स क्या थी, सेल्स टैक्स एग्जाम्प्ट थी। तो इसने लोकल परचेज करके बेची, ना टैक्स दिया ना लिया। इसी तरह इसने पेंसिल्स जब इंपोर्ट की, राइट, तो किस में चला गया, 5th शेड्यूल में, राइट, 6 में भी चला गया, क्योंकि दोनों में ये बात लिखी हुई है। टैक्स नहीं दिया, जब उसको आगे भेज दिया तो टैक्स लिया भी नहीं, राइट। ठीक है, ये चीज जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई है। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा अब देखिएगा, ये जो एग्जांपल आपको नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें आपको ये देखिएगा ज़रा, अब इस पिक्चर से आपको बड़ा अच्छा क्लियर होगा कि पीएल जो मैन्युफैक्चरर है उसने यहाँ से भी
ये गलती हो गई है, इसको जरा मैं ठीक कर दूं पहले, फिर मैं आपसे। ये देखिएगा, मैंने इसमें करेक्शन करनी थी, वो मैंने कर ली है। अच्छा, अब जरा देखिएगा इस पिक्चर से आपको ये चीज़ जरा वो ज़्यादा क्लियर होगी। ये देखें, पीएल जो मैन्युफैक्चरर है उसने लकड़ी जो है वो इंपोर्ट की, और ग्रेफाइट उसने लोकली परचेज किया। तो दोनों के ऊपर क्या होगा, फिफ्थ शेड्यूल लगा। यहाँ पर जो इंपोर्ट डिपार्टमेंट है, लकड़ी के ऊपर इनसे जो है वो टैक्स नहीं लेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ। इसके बाद जो ग्रेफाइट जिसने इसको बेचा है, उसके लिए क्या हो गई, जीरो रेटेड। वो क्या करेगा, इस ग्रेफाइट के ऊपर टैक्स को रिफंड ले लेगा। इसने पीएल ने आगे ये सप्लाई कर दी पीटीएल को, ठीक है। अब जब इसने पीटीएल को सप्लाई की, तो सप्लाई चूंकि एग्जाम्प्ट है पेंसिल्स की, तो लिहाजा ये क्या हो गई, एग्जाम्प्ट। तो ना तो इसके ऊपर बर्डन शिफ्ट हुआ, और ना इसने आगे इसके ऊपर बर्डन शिफ्ट किया। इस तरह पीटीएल ने एक लोकल परचेज की है पीएल से, और एक इसने इंपोर्ट की है। अब जब ये इंपोर्ट करेगा तो ये क्या है, एग्जाम्प्ट, पेंसिल्स क्या है, एग्जाम्प्ट, तो इसने टैक्स नहीं दिया। अब ये आगे सेल करेगा तो फिर भी आइटम क्या है, आइटम्स एग्जाम्प्ट हैं, लिहाजा फिर ये टैक्स नहीं लेगा। इस तरह से इनका बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ। ये थी मेरी सारी की सारी आपसे एक डिस्कशन जो थी वो मैंने की। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इससे अब समझ आ गई होगी। इससे सेल्स टैक्स के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और आपको जीरो रेटिंग और एग्जाम का भी आपको पता चल जाएगा। राइट जी, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।